हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है। आइए देखते हैं आज का इकोनॉमिक्स से 10 प्रीवियस क्वेश्चन। सेट। अच्छा, 12 नहीं, आज 13 हो गए सेट। ये हमने शायद गलत से लिख दिया। ठीक है, 13 सेट कर देते हैं। चलिए, कर भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे किनसे प्रतिफल की बात कर रहा है। कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई तो अमेरिका का ये रिजर्व बैंक है, वो भी। तो ये सरकारी भारतीय बॉन्ड को कैसे क्या कर सकता है, प्रतिफल को गिरा सकता है। मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व में अपना ब्याज दर को घटा देता है, तो क्या करेगा, भारत से पूंजी को विदेशी लोग निकालने लग जाएंगे। ठीक है, तो मांग क्या होगा, बॉन्ड का भारत में बढ़ सकता है। बॉन्ड का जो कीमत है वो घट जाएगा, प्रतिफल बढ़ सकता है, तो इस तरह से प्रभावित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, एसएलआर है, सीआरआर है, आदि माध्यमों से क्या करता है, बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये भी बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित तो कर सकता है। मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर, तो मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर भी क्या करेगा, बॉन्ड के प्रतिफल को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों कथन इसके लिए क्या है, सही है। कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपस में जुड़ी हुई है। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदल मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयाँ वैश्विक पूंजी प्रवाह को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि यूएस फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल कर यूएस में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, हमने घटाता है बोल दिए, यहाँ पे ब्याज दरें यदि बढ़ाता है, ब्याज दरें मतलब क्या है, बॉन्ड का ब्याज दर बढ़ जाता है। बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे ना, वो बैंक का ब्याज दर बढ़ता है तो फिर वहाँ बॉन्ड में ब्याज दर यदि बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, भारत से पैसा निकाल कर विदेशी चले जाएंगे। कर जिससे भारतीय बॉन्ड की मांग क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिससे प्रतिफल बढ़ सकता है। तो ध्यान देना है कि बॉन्ड में थोड़ा सा उल्टा क्रिया होता है। बॉन्ड में एक होता है फिक्स, ब्याज का एक रेट फिक्स किया जाता है, जो क्या है, 100% उसको देना ही होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि बॉन्ड का कीमत मान लेते हैं फेस वैल्यू, बाजार, हाँ फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य जो है, मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक है, और इस पे ब्याज एक फिक्स राशि जो है, मान लेते हैं 5% फिक्स किया गया है कि ये मिलेगा ही किसी भी हाल में। ठीक है, तो इसका कीमत 100 रुपया है। ठीक है, ये है बहुत लंबा टॉपिक, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये 100 रुपये इसकी कीमत। ठीक है, और 5% इस पे फिक्स, उसको एक टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, टर्म बोलते हैं, तो फिलहाल नाम भूल गए हैं, लेकिन ये 5% फिक्स ब्याज जो आपको मिलने वाला है, इस पे ये मिलेगा। लेकिन यील्ड बढ़ता कैसे है, यहाँ पे स्टॉक से जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि बॉन्ड एक ऐसा चीज होता है जो सरकार जनता से लेती है, मतलब एक कर्ज के रूप में लेता है। आपसे पैसा लेकर आपको एक बॉन्ड दे दिया। ठीक है, और बॉन्ड एक वादा होता है जिसमें ये 5% निर्धारित किया गया है, एक टेनवर भी होता है, जो आपको दिया ही जाएगा। 5%, 6% जो भी हो, जनरली 5% पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है कि बॉन्ड की मांग यदि घटता है, ठीक है, तब प्रतिफल बढ़ सकता है। मान लेते हैं 100 रुपया बॉन्ड की कीमत यानी फेस वैल्यू रखा गया था,
तो इसकी मांग कम हो गया तो 80 रुपया हो गया। ठीक है, 80 रुपये, और 80 रुपये में यदि आप इसको खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है। तो जब इसका टेन्योर पूरा होगा, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल, 45 साल, ज़्यादातर लंबा लंबा रहता है बॉन्ड का, क्योंकि आपको फिक्स ब्याज ये देता है। ठीक है, जिसके कारण इसका टाइम पीरियड लंबा होता है, लेकिन साल भर के अंदर का भी होता है, साल भर तक का भी होता है, ज़्यादातर लंबे लंबे होते हैं, 5-10 साल। तो ये जो 20, यदि अब मार्केट वैल्यू 80 रुपया हो गया है, तो जिस व्यक्ति भी, जो भी व्यक्ति पहले से जो खरीद लिया उसको कोई लाभ होने वाला ज़्यादा नहीं है। 80 रुपये में जो व्यक्ति खरीदेगा इसको, ठीक है, टेन्योर पूरा होने पे उसको क्या है, 100 रुपया के मूल्य के बराबर इसको मिलेगा, और 5% ब्याज भी मिलेगा, मतलब 100 का 5%, 5 रुपया। ठीक है, कुछ बॉन्ड होता है, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरें और तरलता को सीधे नियंत्रित करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR बदलाव और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होता है, सरकारी बॉन्ड खरीदना बेचना, जैसे सरकारी बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए रेपो रेट बढ़ाने से बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। रेपो रेट बढ़ाने से बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने की प्रवृत्ति होता है। तो रेपो रेट यदि बढ़ गया है, ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ गया है तो आम जनता क्या है, एक तरह से कर सकते हैं, वो उधार उसको बैंक भी ब्याज अधिक लेकर देगा, जिससे क्या होगा, बॉन्ड की कीमत घटेगा, क्योंकि मांग घट जाएगा। उसके कारण मांग जब घटेगा तो फिर जब लोग खरीदेंगे तो प्रतिफल बढ़ेगा, ऐसा कुछ। मुद्रास्फीति एवं अल्प अवधि ब्याज दर। कारण मुद्रास्फीति, बॉन्ड निवेशक मुद्रास्फीति के कारण अपने निवेश के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई चाहते हैं, इसीलिए उच्च मुद्रास्फीति या उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदें निवेशकों को उच्च प्रतिफल की मांग करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बॉन्ड प्रतिफल बढ़ता है। अल्पावधि ब्याज दरें। कर अवधि ब्याज दरें, जैसे आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट लंबी अवधि के बॉन्ड प्रतिफल के लिए एक आधार या एंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य में अल्पावधि दरों की उम्मीदें भी लंबी अवधि के प्रतिफल को प्रभावित करती है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, फिर है वैश्विक निक्षेपागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, फिर है अनिवासी विदेशी जमा। कर उपयुक्त में से किसे किन्हीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ पे एक टर्म आया है, किया जा सकता है और किए जा सकते हैं, तो ऐसे टर्म को ध्यान में देना है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, माना जा सकता है। तो कह रहे विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड जो होता है, क्या ये विदेशी मुद्रा बॉन्ड के रूप में माना जा सकता है? तो माना जा सकता है, 10% से अधिक हो जाए और कुछ रेगुलेशन का इसका अधिकार मिल जाए, तीनों में वही कथन होगा। किसी कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक, तो ये सिर्फ निवेशक टाइप के होते हैं, लेकिन ये भी 10% का क्या है, निवेश कर ले, साथ ही साथ कुछ रेगुलेशन का अधिकार प्राप्त कर, तो फिर वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही कहलाएगा। फिर है वैश्विक निक्षेपागार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, इसके लिए वही है 10% और कुछ रेगुलेशन का अधिकार यदि मिल जाता हो तो। लेकिन अनिवासी विदेशी जमा, मान लेते हैं कोई विदेशी यहाँ पे जमा कर दिया है, तो उसको ये क्या होता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं होगा, ये ऋण का अधिकार एक सिर्फ हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे 1, 2 और 3 क्या होगा, सही होगा। तो निवेश का तात्पर्य किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक हितों में किया गया निवेश होता है। एफडीआई का मुख्य उद्देश्य केवल पूंजी का निवेश करना ही नहीं, बल्कि उस विदेशी उद्यम में स्थायी हित स्थापित करना और उसके प्रबंधन में प्रभाव या नियंत्रण हासिल करना होता है। आमतौर पर 10% या अधिक इक्विटी हिस्सेदारी को एफडीआई माना जाता है, लेकिन यह एकमात्र मानदंड नहीं है। निवेश का इरादा भी महत्वपूर्ण होता है, स्थायी हित ऐसा, लेकिन जनरली ये कंडीशन क्या है, विदेशी एफडीआई को मान्यता देता है कि एफडीआई है वो। तो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, अरे ये भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को विदेशी मुद्रा, मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें बाद में निश्चित कीमत पर जारीकर्ता अपनी जारीकर्ता कंपनी के, कहाँ से पढ़ रहे थे, हाँ,
भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को विदेशी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड होते हैं। विशेषता यह है कि इन्हें बाद में निश्चित कीमत पर जारीकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है। जब इन बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो ये विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी प्रदान करता है। यदि यह हिस्सेदारी महत्वपूर्ण अस्थायी हित दर्शाती है तो इसे एफडीआई माना जाता है। सीसीबीएस एफडीआई का एक स्रोत है और अक्सर एफडीआई नियमों के तहत ही इन्हें शामिल किया जाता है। फिर वही है, इसको बोलते हैं एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेश। तो सामान्य तौर पर एफआईआई, अब जिसे अक्सर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी बोला जाता है, को पोर्टफोलियो निवेश माना जाता है, न कि एफडीआई, क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर प्रतिभूतियों में व्यापार करना होता है, न कि कंपनी पर नियंत्रण हासिल करना। हालांकि प्रश्न में कुछ शर्तों के साथ लिखा गया है। ये शर्त इस बात का संकेत दे सकती है कि यदि कोई एफआईआई किसी कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जैसे कि 10% की सीमा पर पार कर लेता है या हासिल कर लेता है या अस्थायी हित प्रदर्शित करता है तो इसे एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह एफडीआई नियमों के तहत माना जा सकता है। नियामक ढांचे एफपीआई और एफडीआई के बीच अंतर करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एफपीआई निवेश को एफडीआई सीमा के अंतर्गत गिना जा सकता है। इसलिए इन शर्तों के कारण इसे एफडीआई में शामिल करने की संभावना बनती है। वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्रक्रिया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआरएस। जीडीआरएस विदेशी डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र होते हैं जो किसी विदेशी कंपनी जैसे भारतीय कंपनी में शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। जीडीआरएस का स्वामित्व अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई विदेशी इकाई जीडीआरएस के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जैसे 10% से अधिक वाला अधिकार हासिल कर लेता है तो यह क्या माना जाएगा, एफडीआई। लेकिन ये है अनिवासी विदेशी जमा, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, जिसको एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई, अच्छा एनआरआई नहीं, एनआरई कर रही है अनिवासी भारतीय। अच्छा यहाँ पे एनआरआई, यहाँ पे तो जमा की बात था इसीलिए रहा है। ये अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में बैंकों में रखे गए जमा खाते हैं। ये बैंक देनदारियां हैं और किसी भारतीय कंपनी में इक्विटी या नियंत्रण में निवेश नहीं है। इन्हें एफडीआई नहीं माना जाता है, बल्कि ये बाहरी ऋण या बैंकिंग पूंजी प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। तो उपरोक्त तीन ही इसमें सही होगा। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के मूल्यांकन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अच्छा मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य घट जाना, ठीक है। तो मुद्रा का मूल्य यदि घट जाता है तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है। फिर विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। तो ध्यान देना है कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो क्या होता है, विदेशी बाजार में भारत का जो वस्तु है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बात सही है। फिर घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। क्या कर रहा, अवमूल्यन के कारण घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। अवमूल्यन के कारण होता है विदेशी मूल्य भी क्या होता है, घरेलू मुद्रा का गिर जाता है, ठीक है। इस कारण से ये कथन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। कर व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो अवमूल्यन जो है साधारणतः व्यापार संतुलन में सुधार नहीं लाएगा। क्यों नहीं ला सकता व्यापार संतुलन में सुधार, तो ये कारण तो ये हुआ कि निर्यात में बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। इन बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करता है कि निर्यात कितना हो सकता है। यहाँ पे एक टर्म ठीक है, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बट यहाँ पे व्यापार संतुलन की बात लाया गया है। तो कितना आयात कर रहे हैं और कितना भारत की वस्तु दूसरे देश में पसंद किया जा रहा है, तब तो निर्यात जो है लाभदायक हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में व्यापार संतुलन में सुधार लाता है एक अवमूल्यन। इस पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, बहुत सारे कंडीशन इसमें हो जाते हैं, जिस कारण से इसको भी गलत रखा जाएगा। इस कारण से ऑप्शन 1 सही होगा। पर यह कथन सही है, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्यन होता है तो विदेशी मुद्रा की तुलना में वो सस्ती हो जाती है। इसका मतलब है कि विदेशी खरीदारों को
उसी मात्रा में विदेशी मुद्रा के बदले अब अधिक घरेलू मुद्रा मिलती है, जिससे घरेलू उत्पाद उनके लिए सस्ते हो जाते हैं। सस्ता होने के कारण विदेशी बाजारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ सकती है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। क्रय घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अवमूल्यन का अर्थ ही है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के साथ घटाया गया है। यानी अब एक इकाई घरेलू मुद्रा से पहले की तुलना में कम विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। यह एक इकाई विदेशी मुद्रा से पहले की तुलना में अधिक घरेलू मुद्रा खरीदी जा सकती है। अतः घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य क्या कर व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। यह कथन आवश्यक रूप से सही नहीं है, हालांकि यह अवमूल्यन का एक संभावित और अक्सर इच्छित परिणाम होता है। कर अवमूल्यन से निर्यात सस्ते होते हैं, जिससे निर्यात से आयात की मात्रा घट सकती है। ये सामान्य रूप से हुआ। कर इन दोनों प्रभावों से व्यापार संतुलन, निर्यात आयात में सुधार की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह सुधार निश्चित नहीं है और यह निर्यात और आयात की मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर निर्भर करता है। मार्शल रनर शर्त पर यदि मांग बेलोचदार है तो व्यापार संतुलन शुरू में बिगड़ भी सकता है। ये सब कुछ डिप्लीटर में इकोनॉमी का, जिसको जे वक्र प्रभाव बोलते हैं। करेच्चो के अध्ययन में अनिवार्य रूप से शब्द का प्रयोग किया गया है और यह प्रभाव शर्तों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे निश्चित रूप से सही नहीं माना जा सकता है। केवल पहला कथन ही अवमूल्यन का एक निश्चित और सीधा प्रभाव है, इसलिए सबसे उत्तर केवल एक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म है क्या, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। आवश्यक रूप से तो है नहीं यहाँ पे, बट आवश्यक रूप से जो नहीं हो पाता है, जिस कारण से व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, जो गलत होगी। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। मान लेते हैं भारत में काला धन है, तो प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है। स्थावर संपदा के क्रय और विलासता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का आयोजन। तो यहाँ पे एक टर्म है भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण। कारण तो सब है यहाँ पे, ठीक है। काला धन के कारण स्थावर संपदा, स्थावर संपदा का मतलब वही हो सकता है जो स्थायी संपदा है, ठीक है, जमीन जायदाद ये सब की खरीद, विलासता, फूड, आवास ये सब की खरीद बढ़ सकता है। फिर कह रहा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरत, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, तो ये सब में भी धन क्या होगा, खर्च किया जा सकता है, काला धन। फिर राजनीतिक दलों के बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, तो ये भी इसके लिए सही होगा। बट पर भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण यहाँ पे है कर आवंटन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। मतलब काला धन है तो उस पर सरकार को क्या होगा, राजस्व की प्राप्ति नहीं होगा। तो आवंटन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये सबसे प्रमुख कारण क्या होता है भारत सरकार की चिंता का। तो काले धन का सृजन मूल रूप से उस आय से होता है जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। इसके सभी प्रभाव नकारात्मक हैं, लेकिन भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये सब एक कारण तो है, बट प्रमुख कारण ये है, इसलिए आंसर यही होगा। आगे देखते हैं, कारण निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म आया है सर्वाधिक, सार्वजनिक ऋण की चुकौती। सार्वजनिक ऋण की चुकौती मतलब सरकार जो है जनता से किसी रूप में जो भी बॉन्ड ये सब बेच कर क्या है, सरकार ऋण ही तो लेती है, उसको यदि चुका दिया, ठीक है, तो क्या ये मुद्रास्फीति कारक होगा। पहले मुद्रास्फीति कारक, मुद्रास्फीति क्या होता है, मार्केट में पैसा अधिक हो जाना और पैसा यदि मनी की तरलता बढ़ जाना, फ्लो मनी का बढ़ जाना। तो मनी का फ्लो यदि बढ़ गया है मार्केट में तो क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, और मांग बढ़ने के कारण क्या होता है, कीमतें बढ़ सकती है। तो यही सब होता है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कारक क्या है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती हो सकता है। इसके लिए ये तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक ऋण की चुकौती यदि सरकार कर दिया तो लोगों के पास पैसा तो आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो जरूर नहीं कि वो पैसा क्या है मार्केट में लोग रखेंगे, फिर से वो जमा कर दे बैंक के सब में, ठीक है, ब्याज यदि लोगों को प्राप्त करना हो, जिससे तरलता क्या होगा, मार्केट में न रहकर वो खिंचा जाएगा।
जिस कारण से वो मुद्रास्फीति कारक नहीं होगा। पैसा का फ्लो बढ़ता है तब मुद्रास्फीति होता है। तो ये क्या मुद्रास्फीति को तो दिखा भी नहीं रहा, बट बाकी दिखा रहा है, लेकिन सर्वाधिक कौन दिखा रहा है वो देखेंगे। बजट घाटे की वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। बजट घाटे की वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, तो इससे भी क्या होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। फिर है बचत घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। अब सरकार बैंकों से उधार लेगा, फिर अपना क्या है, जो भी विकास से सबके कार्य करना है, उसके कारण फिर तो ये क्या है, बोल सकते हैं बाजार में तरलता को बढ़ाएगा। तो मुद्रास्फीति कारक होगा, ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन से क्या हो जाता है, ये फ्लो पैसे का जितना अर्थव्यवस्था में पहले उपस्थित था उससे अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नए मुद्रा का किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या होगा, मुद्रास्फीति कारक होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देख सकते हैं इस घाटे का मुद्रीकरण भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई भारत में है, सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापता है। चुनाव नहीं ऐसा होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनता है और सरकार को देता है, और यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है बिना किसी अन्य क्षेत्र से धन वापस लिए। यह मुद्रा सीधी वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मौजूद मात्रा का पीछा करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है। इसीलिए यह विकल्प अन्य सभी की तुलना में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक होने की क्षमता रखता है। और कई देश कभी कभी देखते होंगे कि बोरा भरकर पैसा ले जाते हैं और सामान थोड़ा सा ले जाते हैं, तो वहाँ यही उपाय को अपनाया जाता है कभी कभी। तो वहाँ पे मान लेते हैं कि जनता के पास क्या है, अधिक फ्लो तो पैसा का हो गया, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसका मूल्य घट गया। ठीक है, जिस कारण से मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाता है, लोग बहुत सारा पैसा यूज कर भी बहुत कम सामान खरीद पाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, और मुद्रा गुणक क्या होता है उसको हमने वीडियो से देखा था, और कारण भी बताया था कि मुद्रा गुणक में सबसे ज्यादा वृद्धि किस कारण से किया जा सकता है। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। तो बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि होता है, तो ये तरलता को घटा देगा क्योंकि ज्यादा रिजर्व में रखा। ठीक है, तो ये तो मुद्रा गुणांक को घटाने में ही मदद करेगा। बैंकों की संविधिक चलत निधि अनुपात में वृद्धि, तो ये सब पैसा को क्या कर रहा है, लोगों को रोकने का ही काम कर रहा है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सबसे ज्यादा बेहतर ये है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि यदि होता है, इससे क्या है, मुद्रा गुणक में वृद्धि हो सकता है। देश की जनसंख्या में वृद्धि, तो ये मुद्रा गुणक में वृद्धि करने का काम नहीं करेगा। अच्छा, तो मुद्रा गुणक वह अनुपात है जो दर्शाता है कि मौद्रिक आधार में हुई वृद्धि से कुल मुद्रा आपूर्ति में कितनी गुना वृद्धि होगी। यह बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण क्षमता को दर्शाता है। सबसे पहला ये आंसर है, इसलिए इसी को सिर्फ देखेंगे। पर यदि लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा बैंकों में जमा करने के बजाय नकद के रूप में अपने पास, यानी बैंकिंग आते कम है, तो बैंकों के पास उधार देने के लिए क्या होगा, कम धन आता है। इससे साख निर्माण प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और मुद्रा कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि लोग अधिक पैसा बैंकों में जमा करते हैं, यानी बैंकिंग आदतें बढ़ाते हैं, तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होता है, जिससे साख निर्माण की प्रक्रिया क्या होती रहती है, मजबूत होती है, बढ़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। क्या बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित, मांग ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ता है उसको भी मुद्रास्फीति ही बोलते हैं। इसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होता है, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखते हैं। विस्तारकारी नीतियां, विस्तारकारी नीतियां है कि मान लेते हैं बैंक अपना ब्याज दर कम कर दिया, ब्याज दर नहीं, सॉरी,
ब्याज दर ही बोल सकते हैं, जनता को जो उधार दे रहा है वो वाला। ठीक है, कर देता है तो जनता क्या कर, जनता के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा पैसा अधिक आ जाता है तो वस्तुओं की मांग भी अधिक करने लगेंगे, जिससे कीमत बढ़ सकता है। कीमत बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा ही। इस कारण से एक कथन सही कहला सकता है। फिर है राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन, तो राजकोषीय प्रोत्साहन भी क्या है, मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। इससे भी क्या होता है, मार्केट में फ्लो पैसा का बढ़ जाता है। फिर है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो ये जो है एक स्थिति में ये सही है, बट ये जो है सर्वथा सही नहीं है। मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी क्या होता है, जैसे महंगाई बढ़ा तो उसके अनुसार लोगों की मजदूरी भी बढ़ाई। तो जनरली ये सरकारी सेक्टर में जो कार्यरत हैं उनके लिए सही होता है। ठीक है, कि उसके अनुसार उनका वेतन बढ़ता जाता है। बट बाकी जो बोल सकते हैं असंगठित मजदूर ये सब होता है, उनका हमेशा उस तरह से क्या है, मुद्रास्फीति के अनुसार मजदूरी ये सब कर सकते हैं, नहीं बढ़ता है। तो ये मुद्रास्फीति यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं देगा, सर्वथा सही नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन इसमें यूज हो रहा है। उच्च क्रय शक्ति, हाँ उच्च क्रय शक्ति भी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, मांग ये सब को बढ़ाएगा, तो मांग बढ़ाएगा तो कीमत तो बढ़ेगा ही। तो ये 4 भी सही हो जाएगा। 5वां है बढ़ती ब्याज दर। बढ़ती ब्याज दर का मतलब है कि बैंक यदि अधिक ब्याज पर पैसा ये सब दे रहा है तो लोग कम उधार ये सब लेना पसंद करेंगे, तो ये फ्लो ये सब घटेगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, मांग कम जाएगा, तो कीमत गिरेगा तो मुद्रास्फीति भी गिरेगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगा। इस कारण से 1, 2 और 4 ही सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ये शायद 1997 कि 2021 डेट नहीं आ रहा है, शायद 2021 में ऐसा हुआ था। इससे पहले क्या है, खुदरा निवेशक, हाँ तो खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। पहले ये क्या है, बड़े बड़े जो निवेशक थे उन्हीं को मिलता था, रिटेलर यानी कि खुदरा निवेशक है वो निवेश नहीं कर सकते थे, बट अब करते हैं। फिर वापसी से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, तो ये कथन भी इसके लिए सही है। फिर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का, तो CDSL बोलते हैं। ठीक है, वही तो हो रहा है शॉर्टकट में। भारतीय रिजर्व बैंक एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है, मतलब रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इस पर नियम कानून लागू किया जाता है। तो CDSL जो है सिर्फ क्या है, BSE के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं। ठीक है, जिस कारण से ये कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अरे ये कथन गलत है, जो गलत है वही देखते हैं। ठीक है, CDSL भारत की 2 प्रमुख डिपॉजिटरी में से एक है। दूसरी क्या है, NSDL। CDSL को मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा परिवर्तित प्रमोटेड किया जाता है। साथ ही प्रमुख बैंक जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक आदि ने भी इसमें हिस्सेदारी ली थी, बट भारतीय रिजर्व बैंक का CDSL का प्रवर्तक नहीं है। RBI देश का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है, न कि डिपॉजिट। ठीक है, है वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। तो ये कथन सही है। फिर बोल रहा है कि यह एक वैश्विक पहल है
जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया था। तो पहला क्या है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों लागू करता है। तो ये क्या है, गैर लाभकारी संगठन है, मतलब निजी संगठन है। सरकार, ये मतलब कि एक तरह से क्या है, यहाँ पे एक टर्म आया है विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में ये लागू नहीं किया जाता। तो इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना, अब सहायकी मतलब क्या होता है, सब्सिडी होता है, ठीक है, अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है, नाम तो थोड़ा विदेशी टाइप का रहता है तो वो ध्यान में नहीं रहता है, उसको देख लेंगे। तो उसमें एक इंजीनियर है और एक अभिनेता है, ठीक है, वो इसको चालू किया है। ये दूसरा कथन गलत है, सिर्फ एक और 3 यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये दूसरा ही देखते हैं। यहाँ पे वाटर और द्वारा शुरू की गई और संचालित की जाती है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसके सब संस्थापक कौन थे, मैट डेमन और गैरी फाइट, ठीक है। वाटर और वैश्विक स्तर पर काम करता है और संगठनों के साथ साझेदारी कर सकता है। यह पहल सीधे तौर पर क्या है, WHO या विश्व बैंक के तत्व शुरू नहीं की गई थी। तो भारत में अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, LOLR, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आखिर है क्या, वो हमको यहाँ पता लगाना है। क्रय स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। तो ध्यान देना है, जहां तक केंद्रीय बैंक मतलब RBI जो होता है, व्यापारी को या उद्योग को डायरेक्ट क्या ऋण नहीं देता है। पहले तो बैंक के पास ऋण जाता है, फिर बैंक इन लोगों को ऋण देता है। तो ये पहला कथन तो ऐसे ही चला जाएगा। दूसरा है कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, मतलब कि ऐसा संकट जो अस्थायी हो, थोड़ा समय के लिए हो सकता है, ठीक है। लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं कि बैंक से पैसा अधिक निकालना शुरू करते हैं, तो बैंकों के पास क्या होगा, तरलता घट गया हो, ठीक है, अस्थायी रूप पे, यानी कि फिर से उसको लौटने का आशा हो ऐसा। जब RBI ऋण देता है बैंक को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं LOLR, बजटीय घाटे पे वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो बजटीय घाटों को वित्तीयन के लिए सरकार जो है ऋण नहीं देता है, पहले देता था। पहले क्या करता था, सरकार से बॉन्ड को खरीद लेता था RBI, लेकिन क्रिया को अब वो बंद कर दिया है। अब बाजार को रेगुलेट कर सकता है, उसको कंट्रोल करने का काम कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सरकार को ऋण बॉन्ड के माध्यम से नहीं दे सकता है, ठीक है। केवल दो यहाँ पे क्या होगा, LOLR से संबंधित। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है कि भूमिका केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में RBI है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यह कथन क्यों सही है, यह LOLR भूमिका का सटीक वर्णन है। जब कोई बैंक अस्थायी नकदी की कमी का सामना करता है और उन स्रोतों जिस में असमर्थ होता है, अंतरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक से भी जो उसको जरूरत पड़ता है पैसा का वहां से भी नहीं मिल पाता है, तब तो केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय के रूप में उसे ऋण या चल निधि प्रदान करता है, बैंक को विफल होने से बचाने और बैंक की प्रणाली में विश्वास बनाने, ठीक है। क्रय, जब इसे LOLR भूमिका संदर्भ देखा जाता है, यदि केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो सरकार को अस्थायी अग्रिम जैसे वेज एंड मीन्स एडवांसेज प्रदान कर सकता है या सरकारी प्रौद्योगिकी को खरीद कर घाटे के वित्त पोषण में भूमिका निभा सकता है। इससे अंतिम उधारदाता की भूमिका नहीं माना जाता है। LOLR भूमिका विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली को तरलता सहायता प्रदान करने से
लेकिन ये सब जो है डायरेक्ट चाहे पहले बाउंड्रीज को खरीद कर मदद करता था, वो सब बंद कर दिया गया है। आज हम देख लिए क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर। तो आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल ज्योग्राफी के क्वेश्चन।